इतना कहकर आदित्य ने थोड़े से गेहूं उस मटके के अंदर रख दिए। अगले ही पल उस मटके ने बहुत सारे गेहूं आदित्य के सामने प्रकट कर दिए। ये देखकर आदित्य खुशी से चीखता हुआ बोला, हाँ हाँ अरे अरे राधा, ये मटका तो वाकई में बड़ा जादुई मटका है। अरे ये काम कर रहा है। अरे अरे इससे तो हम अपना खोया हुआ घर भी पा सकते हैं। अरे वाह 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 वाह। आदित्य अपनी दुकान पर बैठा हुआ मिट्टी के बर्तन बना रहा था कि तभी वहां पर जमींदार चौधरी आधम का और आदित्य की ओर देखकर बोला, ए भैया आदित्य, मुझसे 20 दिन का कहकर कर्ज लिया था जो अभी तक वापस नहीं लौटाया, क्यों? अब जमींदार देखो, मैं तुम्हारा कर्ज बहुत जल्दी लौटा दूंगा। अरे इतनी जल्दी लौटा दोगे तो अभी दे दो ना, और क्या है, बात ही खत्म हो जाए। सुनो भैया, मैं यहाँ फालतू की बकवास सुनने नहीं आया हूँ। तुम मेरा कर्ज बहुत जल्दी लौटा दोगे, कब लौटा दोगे, ये सब बातें ना बताओ। मुझे ये बताओ कि तुम मेरा कर्ज किस तारीख को लौटाओगे। तुम्हें पता भी है कि तुम पर कितना ब्याज चढ़ गया है, हैं? ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ नहीं जमींदार, मुझे बताओ कितना ब्याज हो गया है। आदित्य देखो, तुमने मुझसे 5 स्वर्ण मुद्राएं कर्ज में ली थी, उसका ब्याज मिलाकर अब हो गया है 50, समझे? ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से डर गया। क्या? ये क्या कह रहे हो जमींदार? अरे 50 सोने की मुद्राओं का इंतजाम भला मैं कहां से करूंगा, हैं? अरे मुझे इससे क्या मतलब कि कहां से करोगे, ये तुम्हारी सरदर्दी है, तुम जानो। देखो ऐसा है आदित्य, साफ साफ बात कहता हूँ, सीधी बात कहता हूँ। कर्ज लेने से पहले तुम्हें भी पता था कि मेरा ब्याज कितना ज्यादा होता है। पता था कि नहीं पता था, है ना? तो भैया अब मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। अगर 2 दिन के अंदर अंदर मुझे 50 स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली तो मैं तुम्हारा घर छीन लूंगा और उसे बेचकर अपने नुकसान की भरपाई कर लूंगा, समझ गए? चल जा रहा हूं अब मैं। इतना कहकर जमींदार वहां से अकड़ता हुआ चला गया। आदित्य तुरंत अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला आया और सारी घटना अपनी पत्नी राधा को बताते हुए बोला, हाँ राधा, ये जमींदार मुझे धमकी देकर गया है कि अगर 2 दिन के अंदर मैंने उसकी 50 स्वर्ण मुद्राएं नहीं लौटाई तो वो मुझसे मेरा घर छीन लेगा। लेकिन आपने तो उससे केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी, वो भी केवल इस वजह से कि कुछ समय पहले एक व्यापारी आपको बहुत सारे मिट्टी के बर्तन का ठेका देकर गया था। आपके पास इतने सारे मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कच्चा माल नहीं था। हाँ जानता हूँ राधा, जानता हूँ। और वो व्यापारी भी ठेका देकर आज तक वापस नहीं आया। सोचा था कि जब वो व्यापारी मिट्टी के बर्तन ले जाएगा तो मुझे अच्छा खासा लाभ होगा। मैं जमींदार की 5 स्वर्ण मुद्राएं बड़ी आसानी से चुका दूंगा। अरे मगर वो व्यापारी ही नहीं आया, यही तो दिक्कत हो गई और मेरे ऊपर जमींदार ने 45 स्वर्ण मुद्राओं की ब्याज लगा दी। हाँ। आप मुखिया जी से मदद क्यों नहीं मांगते? ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम सही कहती हो राधा, हम बर्बाद हो जाएंगे। ठीक, मैं कल ही मुखिया जी के पास जाऊंगा, देखता हूं क्या हो सकता है। अगले दिन आदित्य गांव के मुखिया के पास जाकर सारी घटना बताते हुए बोला, मुखिया जी, अब मेरी सहायता आप ही कर सकते हैं। कुछ तो उपाय निकालिए, कुछ तो सहायता कीजिए। ये बताओ आदित्य, जब तुम जानते हो कि जमींदार जानबूझकर भारी भरकम ब्याज लगाकर लोगों की जमीनें हड़प लेता है, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम्हें उससे कर्ज लेने की क्या आवश्यकता पड़ी थी, बताओ? मुखिया जी, सही बताऊं तो मैंने सोचा था कि व्यापारी मेरा माल ले जाएगा, मैं कर्ज आसानी से चुका दूंगा, लेकिन
देखो आदित्य, मेरे पास 50 स्वर्ण मुद्राएं तो नहीं है, और यह तुम भी जानते हो कि इस गांव में किसी के पास 50 स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिलेंगी, और अगर किसी के पास मिल भी जाए तो वो तुम्हारी सहायता करेगा ही क्यों? क्योंकि एक गरीब व्यक्ति को 50 स्वर्ण मुद्राएं कमाने में बहुत समय बीत जाता है। तो देखो, बात ऐसी है कि अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। आदित्य मुंह लटकाकर अपने घर चला आया। दो दिन बाद जमींदार आदित्य के पास आ धमका और आदित्य से बोला, लो आ गया भैया, आ गया, फिर से आ गया मैं। हाँ, अब बताओ भैया, 2 दिन हो गए। लाओ, अब तक तो तुमने 50 स्वर्ण मुद्राएं जोड़ ली होंगी। लाओ दे दो मुझे, लाओ दे दो। अरे जमींदार, जमींदार, मुझ पे तरस खाइए, तरस खाइए। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैं 5 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम नहीं कर पाया, तो 50 स्वर्ण मुद्राएं मैं आपको कहां से लाके दूंगा? अरे रे 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 रे, ये बात है। तो भैया तरस खाते हैं हम तुम पे। ठीक है, चलो अपना घर खाली करो और यहाँ से चलते बनो। ना हम तुमसे कुछ कहेंगे, ना तुम हमसे कुछ कहना। लो, खा लिया हमने तरस। चलो भैया, घर खाली करो। हाँ, देखिए देखिए, ऐसा मत कहिए। अगर आप मुझे ही मेरे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे तो मैं भला कहाँ जाऊंगा? अरे मुझे उससे क्या मतलब कि तुम कहाँ जाओगे? अरे ससुरा, कौन सा तुम मेरे रिश्तेदार लगते हो जो मैं तुमसे पूछूं? अरे इतना बड़ा देश दुनिया है, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, और क्या, जाओ। आदित्य गहरी सोच में डूबता हुआ जमींदार से बोला, हाँ, ठीक है जमींदार, तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए ना? मैं तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हूं, परंतु मुझे 10 दिन का समय और दे दो। ये सुनकर जमींदार बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, ये क्या बात हुई? 10 दिन का समय? लेकिन ये बताओ भैया, ये तुम 50 स्वर्ण मुद्राएं लेकर कहां से आओगे? देखो जमींदार, अगर मैं आपको 10 दिन के अंदर 50 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दे पाया तो आप वैसे भी मेरा घर मुझसे छीन ही रहे हो, तो बस। आदित्य की बात सुनकर जमींदार गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, हाँ, ये बात है। ठीक है, मैं तुम्हें केवल 10 दिन का समय और देता हूँ, और ये आखिरी बार है। इसके बाद कोई चालाकी, कोई वार्तालाप नहीं होगी और कोई तरस भी नहीं खाऊंगा मैं। समझ गए? इतना बोलकर जमींदार वहां से चला गया। जमींदार के जाते ही आदित्य की पत्नी राधा उससे बोली, आदित्य, आखिर तुम 50 स्वर्ण मुद्राएं कहां से दोगे? हाँ, मुझे नहीं पता राधा। मुझे जो सही लगा मैंने जमींदार से बस बोल दिया। मुझे नहीं पता कहां से आएंगे ये 50 स्वर्ण मुद्राएं। लेकिन अगर तुमने 10 दिन के बाद जमींदार को 50 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दी तो हमें ये घर फिर भी खाली ही करना होगा। इतना बोलकर राधा रोती हुई वहां से चली गई और आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन आदित्य नम आंखों से अपनी दुकान पर चला गया। आदित्य दुकान खोलकर बैठा ही था कि तभी वही व्यापारी आदित्य की दुकान पर आ पहुंचा और आदित्य से बोला, नमस्कार नमस्कार आदित्य जी, हमको क्षमा करना, हमको थोड़ा देरी हो गया। वो क्या है कि मेरी पुत्री का विवाह था, इसीलिए मैं समय पर नहीं आ पाया। इतना बोलकर उस व्यापारी ने 10 स्वर्ण मुद्राएं आदित्य के हाथों में थमा दी। वादे के मुताबिक ये है पूरी की पूरी 10 स्वर्ण मुद्राएं। अब ये सारे के सारे मिट्टी के बर्तन जो तुमने बनाए हैं वो हमको दे दो। आदित्य ने वो सारे बर्तन उस व्यापारी को दे दिए। व्यापारी खुश होता हुआ वहां से चला गया। व्यापारी के जाते ही आदित्य अपने आप से बोला, हाँ, काश ये व्यापारी पहले आ जाता तो जमींदार 50 स्वर्ण मुद्राओं की ब्याज मुझ पर नहीं थोप पाता।
अब अगर मैं ये 10 स्वर्ण मुद्राएं लेकर जमींदार के पास जाऊंगा तब भी वो किसी भी कीमत पर मानेगा तो नहीं। एक काम करता हूं, मुखिया के पास जाता हूं। आदित्य तुरंत फिर से मुखिया के पास चला गया और सारी घटना बताते हुए बोला, मुखिया जी, मैंने 10 स्वर्ण मुद्राएं तो कमा ली हैं। आप एक बार मेरे लिए एक बार जमींदार से बात करके देखिए ना, कुछ हो पाए तो। देखो आदित्य, बात यह है कि तुम जानते हो कि जमींदार एक बेईमान व्यक्ति है। एक बार को वो मान भी जाएगा, परंतु उसका साथी भीमा, जो कल ही राज्य से लौटा है, वो बिल्कुल नहीं मानेगा। लेकिन ठीक है, फिर भी मैं तुम्हारे मन की तसल्ली के लिए तुम्हारे साथ चलता हूं। कहीं तुम यह ना सोचो कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। चलो। मुखिया आदित्य को लेकर सीधे जमींदार की हवेली में पहुंच गया, जहां पर जमींदार के साथ उसका साथी भीमा बैठा हुआ था। आदित्य जमींदार को 10 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए बोला, जमींदार, ये 10 स्वर्ण मुद्राएं मैं तुम्हें दे रहा हूं, इससे ज्यादा ब्याज मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये सुनकर भीमा पूरी तरह से क्रोधित होते हुए बोला, कुछ देर पहले जमींदार साहब ने मुझे बताया कि तुमने 10 दिन की मोहलत मांगी थी 50 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए। 10 स्वर्ण मुद्राएं जमींदार को देकर तुम जमींदार को मूर्ख बना रहे हो, हैं? अरे नहीं भीमा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कच्चा माल लाने के लिए जमींदार साहब से 5 स्वर्ण मुद्राएं कर्ज में ली थी। जो व्यापारी मेरा माल ले जाने वाला था वो नहीं आया था, लेकिन आज वो आ गया। अरे कोई बात नहीं आदित्य, तुम्हारा व्यापारी देर से आया तो कोई बात नहीं। देखो भाई, मुद्राएं तो मुझे 50 ही चाहिए। 10 स्वर्ण मुद्राएं तुम मुझे दे चुके हो। 40 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम कर दो, नहीं तो 10 दिन बाद अपना घर खाली कर देना, बस। आदित्य निराश होकर मुखिया के साथ हवेली से बाहर निकल गया। तभी मुखिया आदित्य से बोला, हाँ, मैंने कहा था ना आदित्य, जमींदार नहीं मानेगा। वो एक बेईमान आदमी है और वो बेईमानी से ही सोचेगा, देखा। आदित्य सर पकड़ता हुआ मुखिया से बोला, अरे मुखिया जी, मैं तो हर तरफ से बर्बाद हो गया। अरे मेरे हाथ से 10 स्वर्ण मुद्राएं भी निकल गईं और जमींदार अब 40 मुद्राओं के लिए मेरा घर भी मुझसे छीन लेगा तो मेरे पास क्या बचेगा। देखो आदित्य, मैं जानता हूं कि तुम मुसीबत में हो। मैं तुम्हारी धन से सहायता तो नहीं कर सकता, परंतु तुम्हें इतना कह सकता हूं कि जमींदार जब भी तुम्हें घर से निकाले तो तुम अपने आप को बेघर बिल्कुल मत समझना। नहीं। देखो भाई, मेरे खेत में एक झोपड़ी है, तुम चाहे तो अपनी पत्नी के साथ अपना सामान लेकर वहां आ सकते हो और जब तक चाहे वहां पे रह सकते हो। इससे अधिक मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। चलो, अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाता हूं। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। आदित्य भी चुपचाप अपने घर चला आया। दस दिन बाद जमींदार अपने साथी भीमा के साथ आदित्य के घर आ धमका और आदित्य और उसकी पत्नी को धक्के देकर उन्हीं के घर से बाहर कर दिया। आदित्य आंखों में आंसू लिए हुए मुखिया के खेत में बनी हुई झोपड़ी में चला गया। आदित्य की पत्नी रोते हुए आदित्य से बोली, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो घर भी हमसे छिन गया। आखिर मुखिया जी हमें कब तक अपनी झोपड़ी में रखेंगे? एक ना एक दिन तो वो भी हमें इस झोपड़ी को खाली करने की बोल देंगे। हाँ, चिंता मत करो राधा, भगवान पर भरोसा रखो, कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन आदित्य मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने जंगल की ओर चला गया और एक थैली में मिट्टी भरने लगा। तभी आदित्य की नजर एक मटके पर पड़ी। ओ, ये मटका तो बड़ा ही विचित्र मालूम पड़ रहा है। इतना बोलकर आदित्य ने उस मटके को उठा लिया। आदित्य ने जैसे ही उस मटकी को उठाया, तभी वहां पर एक साधु आ पहुंचा और रहस्यमय अंदाज में
आदित्य की ओर देखकर बोला। लगता है तेरे जीवन में कोई भारी विपत्ति आई हुई है। ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा साधु महाराज, बिल्कुल सही कहा। हाँ, क्योंकि ये मटका केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देता है जो व्यक्ति विपत्तियों से चारों तरफ से घिर गया हो, विपत्तियों से जूझ रहा हो। हाँ, क्या क्या मतलब साधु महाराज? थोड़ा साफ साफ बोलिए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मटका कोई साधारण मटका नहीं है, बल्कि ये जादुई मटका है। इस मटके का जादू ये है कि अगर तू इसके अंदर कोई भी वस्तु डालेगा तो ये मटका उस वस्तु को 100 गुना अधिक करके तुझे वापस लौटा देगा। ये मटका जादुई मटका है। ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ, ये बात है। ओहो, फिर तो ये मटका मेरे बहुत काम आ सकता है। लेकिन हाँ बेटा, ध्यान से सुनो, इस मटके की एक विचित्रता ये भी है कि अगर इस मटके का उपयोग किसी लालच के तहत किया गया तो ये मटका उस व्यक्ति को और आसपास के रहने वाले सभी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना, और हाँ, हो सके तो लोगों की भलाई के लिए करना। चलो हम जाते हैं। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। आदित्य उस मटके को लेकर अपनी झोपड़ी में चला आया और सारी घटना अपनी पत्नी राधा को बताते हुए बोला। हाँ, अब बताओ तुम क्या कहती हो राधा? क्या साधु महाराज सच बोल रहे होंगे? अगर साधु महाराज ने कहा है तो सत्य ही कहा होगा। क्यों ना हम एक बार इस मटके की जांच कर ले? ये बात तुमने बिल्कुल सही कही राधा, जांच तो करना चाहिए। इतना कहकर आदित्य ने थोड़े से गेहूं उस मटके के अंदर रख दिए। अगले ही पल उस मटके ने बहुत सारे गेहूं आदित्य के सामने प्रकट कर दिए। ये देखकर आदित्य खुशी से चीखता हुआ बोला। हाँ हाँ अरे अरे राधा, ये मटका तो वाकई में बड़ा जादुई मटका है। अरे ये काम कर रहा है। अरे अरे, इससे तो हम अपना खोया हुआ घर भी पा सकते हैं। अरे वाह 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 वाह। आप सही कह रहे हैं, परंतु याद रखिएगा, आपको लालच नहीं करना है, बल्कि अब इस मटके की सहायता से आपको लोगों की मदद भी करनी है। आपको अपने घर के साथ साथ उन लोगों के घर भी जमींदार के चंगुल से छुड़वाने हैं, जो जमींदार ने गरीब की मजबूरी का फायदा उठाकर हड़पे हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो राधा, लेकिन हमें अपना घर और गांव वालों के घर छुड़ाने के लिए स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता पड़ेगी। एक स्वर्ण मुद्रा अगर मुझे मिल जाए ना, बस एक, तो मैं उस जादुई मटके की सहायता से सैकड़ों स्वर्ण मुद्राएं बना सकता हूँ। तो फिर तुम जमींदार से फिर एक स्वर्ण मुद्रा कर्जा क्यों नहीं मांग लेते? वैसे भी उसने हमारा घर तो हमसे छीन ही लिया है। हाँ, ये बात तुमने सही कही राधा। ठीक है, मैं कल सुबह ही जाकर जमींदार से एक स्वर्ण मुद्रा कर्ज में मांग लाता हूँ। हाँ। अगले दिन आदित्य जमींदार की हवेली चला गया और जमींदार से बोला। जमींदार जी, मुझे एक स्वर्ण मुद्रा कर्ज के लिए चाहिए, आप दे दीजिए। अरे ओ आदित्य भैया, मैंने तुमसे बड़ा पागल नहीं देखा। अरे तुम्हारा घर तुमसे छिन गया, क्या तुम इस स्वर्ण मुद्रा का ब्याज चुका पाओगे? अरे तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा के बदले 9 स्वर्ण मुद्राएं और देनी होंगी। बताओ, चुका पाओगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मंजूर है, मैं चुका दूंगा जमींदार साहब। शांति से जो बोला है वो करो आप, बस एक स्वर्ण मुद्रा दे दो, सब चुका दूंगा मैं ब्याज वाज। अरे अरे अरे, सब चुका दोगे, लेकिन ये तो बताओ भैया कि तुम 10 स्वर्ण मुद्राएं लाओगे कहां से? अरे मैं कहीं से भी लाऊं, तुम्हें उससे क्या? तुम्हें तो अपनी
10 स्वर्ण मुद्राओं से मतलब है ना। बस अगर मैं नहीं ला पाया तो तुम मेरी दुकान ले लेना, और क्या, बात ही खत्म। जमींदार ने एक स्वर्ण मुद्रा आदित्य को कर्जे के रूप में दे दी। आदित्य तुरंत उस स्वर्ण मुद्रा को अपनी झोपड़ी में ले आया और उसे मटके के अंदर डाल दिया। तभी उस मटके ने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं आदित्य के सामने प्रकट कर दी। ये देखकर राधा खुशी से चौंकती हुई बोली, अब हम सारे गांव वालों को कर्जे से मुक्ति दिलवा सकते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा राधा। आदित्य उसी समय जमींदार की हवेली में पहुंच गया और जमींदार को 50 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए बोला, जमींदार, ये रही तुम्हारी 50 स्वर्ण मुद्राएं जो मैं तुम्हें वापस दे रहा हूं। अब से मेरे घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, समझ गए? इतना बोलकर आदित्य वहां से चला गया। जमींदार आश्चर्य से उन 50 मुद्राओं को देखने लगा। उसी दिन आदित्य अपनी पत्नी के साथ दोबारा अपने घर पर आ गया और फिर धीरे धीरे करके सारे गांव वालों की सहायता करने लगा। कुछ ही दिनों में आदित्य ने गांव वालों के सारे घर जमींदार के चंगुल से मुक्त करवा दिए। ये देखकर जमींदार क्रोधित होते हुए अपने साथी भीमा से बोला, ए भीमा, ए भैया भीमा, इस ससुरा हो क्या रहा है? आदित्य के पास इतना धन कहाँ से आया है? हाँ जमींदार, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। कुछ समय पहले आदित्य एक साधारण घर में रहता था, जिसको आपने छीन लिया। फिर वो झोपड़ी में पहुंच गया और अचानक से अमीर हो गया। अरे वाह वाह वाह! पहले उसने अपना घर छुड़वाया, फिर गांव के लोगों के घर हमसे छुड़वाए, और अब उसका घर हमारी हवेली से कहीं ज्यादा अच्छा बन चुका है। कुछ तो लोचा है। हाँ, लोचा तो है भैया, लोचा है और बहुत बड़ा लोचा है। एक काम करो भीमा, जरा आदित्य पर नजर रखो। मुझे विश्वास है कि जरूर उसे कोई खजाना मिला है या कोई चमत्कारी वस्तु मिली है, तभी वो इतना अकड़ रहा है और इतना अमीर बन गया है। नजर रखो उस पर। जमींदार का आदेश सुनकर भीमा आदित्य के ऊपर नजर रखने लगा और एक दिन भीमा ने आदित्य के पास जादुई मटके का चमत्कार देख लिया। भीमा तुरंत जमींदार को सारी बातें बताते हुए बोला, हाँ तो जमींदार, उस मटके को आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है। हाँ, ये बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जब ही तो मैं कहूँ कि ससुरा आदित्य के पास इतना धन कहाँ से आ रहा है। सुनो, अब आ गया है असली खेल खेलने का। जाओ, उस मटके को छीन कर हमारे पास ले आओ, जाओ। भीमा तुरंत आदित्य के घर पहुंच गया और आदित्य से वो मटका छीनकर ले आया। बड़ी मुश्किल से आदित्य ने मटका दिया। पहले तो वो देने को तैयार नहीं था। जब मैंने उसे डराया धमकाया और उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी, तब जाकर उसने मुझे ये मटका दिया। हाँ हाँ, चलो अच्छा किया। अब इसमें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं डाल दो और उस मटके से कहो कि इतनी स्वर्ण मुद्राएं निकाले, इतनी निकाले कि ससुरा पूरी हवेली भर जाए। चलो भाई, लगाओ जादू अपना। भीमा ने ऐसा ही किया, मगर अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ और भीमा और जमींदार बेहोश हो गए। अगले दिन जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनका घर एक छोटी सी झोपड़ी में परिवर्तित हो चुका था। तभी एक गांव वाला भागते हुए उन दोनों के पास आकर बोला, अरे जमींदार, तुम्हारे खेत में आग लग गई। तुम्हारे अनाज के गोदाम जलकर राख हो गए और सारे गांव का अनाज सड़ गया है। अरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार। ये सुनकर जमींदार और भीमा बुरी तरह से डर गए और आश्चर्य से अपनी उस छोटी सी झोपड़ी को देखने लगे। जमींदार भीमा की ओर देखकर बोला, अरे 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 भीमा, हे भीमा, हम तो बर्बाद हो गए। अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए भैया। सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, सब कुछ इस मटके की वजह से हुआ है। जाओ, जाकर इस मटके को आदित्य के मुंह पर मार कर आओ, जाओ। तभी वहां पर आदित्य आ पहुंचा
और जमींदार की गरीब झोपड़ी को देखकर आश्चर्य से बोला, अरे ये तुम्हारी हवेली कहाँ गई जमींदार? और ये झोपड़ी कहाँ से आ गई है? अरे ये सब कुछ इस मटके की वजह से हुआ है। तुमने हमें धोखा दिया है आदित्य, धोखा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जमींदार ने इतना कहा ही था कि तभी उसके और भीमा के शरीर में आग लग गई। ये देखकर आदित्य बुरी तरह से डर गया और अपने आप से बोला, ओ, लगता है कि अवश्य ही इन दोनों ने इस मटके को अपने लालच के लिए उपयोग किया है। इतना बोलकर आदित्य ने उस मटके को उठा लिया, मगर तब तक जमींदार और भीमा जलकर राख हो चुके थे। आदित्य तुरंत जंगल के उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसे वो मटका मिला था। वहां पर वृक्ष के नीचे वही साधु आंखें बंद करके बैठा हुआ था। आदित्य तुरंत साधु के पास पहुंच गया। साधु आंखें खोलकर आदित्य से बोला, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? साधु महाराज, जमींदार का साथी भीमा वो मुझसे घड़ा छीन कर ले गया था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जमींदार के खेत में आग लग गई और उसकी हवेली एक झोपड़ी में परिवर्तित हो गई और मेरी आंखों के सामने जमींदार और उसके साथी जलकर राख हो गए। क्योंकि इस घड़े का दुरुपयोग हुआ है। अवश्य ही उन दोनों ने अपने मन में लालच की वजह से इस घड़े का उपयोग किया होगा। ये घड़ा जब भी किसी मन के अच्छे व्यक्ति के पास जाता है तो ये उसके लिए वरदान बन जाता है, मगर जब ये किसी लालची व्यक्ति के पास जाता है तो ये उसके और पूरे गांव के लिए एक श्राप बन जाता है, श्राप। हाँ, तो आखिरकार इस घड़े का रहस्य क्या है साधु महाराज? कृपया करके मुझे बताइए। इस घड़े का रहस्य ये तुम्हें स्वयं बताएगा, परंतु तुम्हें अभी इसके श्राप को समाप्त करना होगा। तुम्हें अपनी कोई प्रिय वस्तु इस घड़े के अंदर डालकर भेंट करनी होगी, तभी इस घड़े का श्राप खत्म होगा, नहीं तो ये तुम्हारे पूरे गांव के हर व्यक्ति को तबाह कर देगा, समझे? ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से घबरा गया और उस घड़े को लेकर सीधे अपने घर चला आया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताते हुए बोला, हाँ, तो राधा, अब समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। मैं साधु महाराज की बात का मतलब समझ गई। हमें इसमें सबसे प्रिय वस्तु डालनी होगी जिसे हम अपने प्राण से भी अधिक चाहते हैं। परंतु हमारे पास ऐसी कौन सी प्रिय वस्तु है राधा? राधा आंखों में आंसू लाते हुए आदित्य से बोली, कुछ समय पहले मैं गर्भवती थी। तुमने अपने होने वाले बच्चे के लिए प्रेम से एक सुंदर मिट्टी का खिलौना बनाया था, मगर किसी कारणवश मेरा गर्भ गिर गया। एक वही तुम्हारे हाथ का खिलौना है जो तुम्हें और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन राधा, मैं उस खिलौने को इस मटके में नहीं डाल सकता। तुम्हें डालना ही पड़ेगा आदित्य। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो श्राप खत्म नहीं होगा और पूरा गांव खत्म हो जाएगा। राधा की बात सुनकर आदित्य ने ना चाहते हुए भी अपने हाथ के बने हुए उस मिट्टी के सुंदर खिलौने को उस मटके के अंदर डाल दिया। ऐसा करते ही उस मटके से एक जादुई किरण निकली और अगले ही पल उस किरण ने एक राजा और एक तांत्रिक का रूप धारण कर लिया। ये देखकर आदित्य चौंकते हुए बोला, हाँ, कौन हो तुम लोग और अचानक यहाँ कैसे आ गए? कौन हो? मेरा नाम राजा विक्रम है और मैं एक तांत्रिक हूँ। वर्षों पहले जब मेरा इस राज्य पर शासन हुआ करता था, तब एक दिन मेरे मन के अंदर एक इच्छा जागी कि एक ऐसी अद्भुत चमत्कारी वस्तु मेरे पास हो जिसमें हम कुछ भी डालें और वो उसका 100 गुना करके हमें वापस दे दे, जिससे मैं अपनी प्रजा का और ज्यादा ख्याल रख सकूं। तभी मैंने इसके लिए एक तांत्रिक की सहायता ली। तांत्रिक ने भी बड़ी मेहनत से सिद्धि प्राप्त करके इस मटके को बनाया। जब मटका मेरे सामने आया तो मैंने शुरुआत में अपनी प्रजा की खूब मदद की, हाँ, मगर बाद में मेरे मन में लालच आ गया। तभी तांत्रिक आदित्य से बोला,
और उसके बाद राजा विक्रम ने इस मटके का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। मैं स्वयं नहीं जानता था कि इस मटके का दुरुपयोग करने से यह मटका श्रापित हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। राजा विक्रम का पूरा राज्य तबाह हो गया और हम दोनों भी श्रापित हो गए, और हमारे शरीर में आग लग गई, और तब से हम दोनों की श्रापित आत्माएं इसी मटके के अंदर फंसी हुई हैं। तभी वहां पर वही साधु रंग बिरंगे किरणों के साथ प्रकट हो गए और राजा विक्रम और तांत्रिक से बोले, अब तुम दोनों को मुक्ति मिल चुकी है, क्योंकि आदित्य ने अपनी प्रिय वस्तु इस मटके को भेंट करके इस मटके को श्राप से मुक्त कर दिया है। साधु की बात सुनकर राजा विक्रम और तांत्रिक मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो गए। फिर साधु उस मटके को आदित्य को देते हुए बोले, तो आदित्य, अब ये मटका श्राप मुक्त है, और हमें पूरा विश्वास है कि तुम इस मटके का दुरुपयोग कभी नहीं करोगे। इतना कहकर साधु महाराज वहां से गायब हो गए और गांव में सब कुछ सही हो गया। जमींदार और भीमा को उनके किए की सजा मिल चुकी थी।